नमस्कार दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज जोशी और आज हम बात करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेजरमेंट्स क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट मतलब हम जब किसी चीज को, ठीक है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का हम साइज, ठीक है, मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करते हैं तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट जैसे कि मान के चलिए कि हमें किसी कोई हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ अगर आप कोई हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है उसका वेट मेजर कर रहे हो, तो ये सब हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि वो चीज स्पेसिफिकली हमें कितनी चीज चाहिए। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, मेजरमेंट के थ्रू पता चलेगा। अगर मान के चलिए कि हमें 20 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे मेजरमेंट इसलिए जरूरी है। ठीक है, मेजरमेंट हम क्यों करते हैं, मेजरमेंट हम इसलिए करते हैं कि हम किसी, जैसे कि मान के चलिए इन इंडस्ट्री हमें इनपुट देना है। ठीक है, इनपुट देना है स्पेसिफिक 20 वोल्ट हमें इनपुट देना है, तो वो हम कैसे देंगे, हमारे पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि वोल्ट मीटर है, हमारे पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होगा जो जिसकी हेल्प से, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इनपुट दे पाएंगे और इसी की हेल्प से हमें पता चल पाएगा कि आउटपुट में हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है या करंट कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मेजरमेंट जरूरी है और मेजरमेंट की यही सिग्निफिकेंस है। ओके, सो देखिए इंपोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट्स। तो देखिए, जो हमारे लॉर्ड कैल्विन थे उन्होंने एक बार कहा था कि व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इन अ नंबर्स, you know something about it, but when you cannot express it in your knowledge is of a merge and unsatisfactory। मतलब कि अगर जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो, अगर आप उसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में कुछ जानते हो। मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे एक ये बोर्ड है, ठीक है, अगर मैं इस बोर्ड की लेंथ फाइंड कर पाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, इसकी लेंथ मैंने एक नंबर में एक्सप्रेस कर दी है, ठीक है, तो मेरे को इसकी नॉलेज है कि एक्चुअल में इसकी डायमेंशन क्या है। बट सपोज कीजिए मेरे पास यहीं पे एक बोर्ड है, इस बोर्ड के बारे में मेरे को पता ही नहीं है कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, तो मेरे लिए ये अनयूजफुल है, अनसेटिस्फैक्टरी है। इसका इसका मेरे पास कोई, इसका मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है मेरे लिए, अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो। ठीक है, तो मेजरमेंट देखिए जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे देखिए मेजरमेंट, आप किसी चीज को, आपको मान के चलिए कोई प्रोसेस वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे कि इंडस्ट्री में आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसके वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, अगर मान के चलिए कि आपने इनपुट दिया, आउटपुट आपका उतना, मान के चलिए आपको आउटपुट को एक वेरी करना है, एक स्टेबल पोजीशन में आपको आउटपुट रखना है, तो आप क्या करोगे, आप मेजरमेंट की हेल्प से आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है, विथ मच एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे ये फायदा होता है हमारा किसका, मेजरमेंट का। ओके, तो अब देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी कोई भी हमारे पर्टिकुलर किसी भी हम चीज को कब कब हमें पता चलेगा कि वो हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए हम मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद अगर हम सपोज हमें आलू लेने हैं, ठीक है, तो आप वहां पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक उसकी यूनिट बोलोगे, किसी चीज से उसको आइडेंटिफाई करोगे जो कि सामने वाला हमें वो चीज दे पाए। ठीक है, आप मान के चलिए शॉपकीपर के पास गए और आपको वायर लेनी है, आप क्या कहोगे, उससे कहोगे ना कि मेरे को इतनी वायर दे दो, इतनी इतनी लेंथ की वायर दे दो, इतनी मीटर मेरे को वायर दे दो, ठीक है, इतनी इंच मेरे को वायर दे दो। तो वहीं पे हम एक, कोई भी हमारी जो नंबर है उस नंबर को हम किसी स्पेसिफिक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी पता चल पाए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मेजरमेंट है, मेजरमेंट की जब तक यूनिट नहीं होगी हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो किस चीज के बारे में बात हो रही है। मान के चलिए अगर मैं 1 मीटर की बात करता हूँ, ठीक है, 1 मीटर का मतलब है यहाँ पे कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, अगर वहीं पे मैं बोलूं कि मेरे को दिल्ली से, ठीक है, कोलकाता जाने में 250 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, जैसे कि हमारी लेंथ है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर है, करंट है,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारी सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी फाइंड होती है, ठीक है, निकलती है। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इनकी देखिए यूनिट क्या, लेंथ की यूनिट है हमारी मीटर, ठीक है, टाइम की यूनिट है हमारी सेकंड, मास की यूनिट है किलोग्राम, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, ठीक है, वैसे हमसे डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो वैसे देखिए ये सब ऐसा यूनिट है, ठीक है, हर एक अलग अलग कंट्री की अपनी और भी, जैसे कि सीजीएस यूनिट भी चलती है, एमकेएस यूनिट चलती है, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब हर एक कंट्री, ठीक है, इस यूनिट को अप्लाई करती है। अगर उनकी अपनी कोई यूनिट है, ठीक है, बट ये जो यूनिट है ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। ये मतलब हर एक कंट्री में, अगर मान के चलिए मेरी कंट्री में एफपीएस जो सिस्टम है वो हम यूज करते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि हम एफपीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसआई जो है वो सबके लिए यूज हो सकता है, मतलब कि वो एक तरीके से यूनिवर्सल, आप इसे यूनिवर्सल यूनिट कह सकते हो। तो आप अगर कोई एफपीएस में है, कोई सीजीएस में है, कोई एमकेएस में है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान के चलिए कोई दूसरी कंट्री में एफपीएस यूनिट यूज होती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा यूनिट पता है और हमें कन्वर्जन पता है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली अगर हम वहां पे काम करते हैं, ठीक है। ये फायदा है एसआई यूनिट का, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। अब देखिए हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा स्टेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दूसरा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्टेटिक का मतलब जहाँ पे वो कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसकी जो मेजर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जो उसकी क्वांटिटी है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही होगी। स्टैटिक का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। डायनेमिक का मतलब है कि वो हमारे टाइम के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, जैसे कि हम मान के चलिए लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसका वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, करंट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, which do not vary with time। एक तरीके से ये आप यहाँ पे कह सकते हो क्या, स्टडी, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारी कुछ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिप्रोडक्टिबिलिटी है, ठीक है, हिस्टैरिसीस है, डेड जोन है, इस सब के बारे में हम अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के नाम से पता चल रहा है कि परिशुद्धता, ठीक है, वो कितना एक्यूरेट है। मान के चलिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की एक वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हमें एक मेजर्ड किसी क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है, और वो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, इट इंडिकेट्स द नियरेस्ट टू द एक्चुअल ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मान के चलिए हमने एक मेजर्ड को हमने किसी कोई हमारा बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड की हमने लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो हमने इसकी लेंथ मेजर करी वर्नियर कैलिपर से। अब इसकी जो लेंथ हमने मेजर करी, इसकी जो हमने लेंथ मेजर करी वो आई 99, ठीक है, और इसकी जो ट्रू वैल्यू थी, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 100, ठीक है, एक तरीके से आइडियल वैल्यू जो थी वो थी 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी क्या बता रहा है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, ठीक है, और जो हमारी जो हमने निकाली मेजर्ड वैल्यू जो हमने खुद निकाली, उसके बीच में कितना डिफरेंस था, वो ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज थी, ये हमें एक्यूरेसी बता रहा है। एक्यूरेसी का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि इफिशियंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डायग्राम से आपको इसको अभी समझाने वाला हूँ मैं आपको। अब देखिए प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो द सेम रीडिंग व्हेन यूज्ड ईच टाइम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, ईच टाइम, ठीक है। इट डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रैंडम एरर, ठीक है, एकदम से अगर एरर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रिसीजन क्या बताता है हमें कि मान के चलिए मैं अपनी जो हमारी जो मान के चलिए मैं ना आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट हमारा कहीं वेरी तो नहीं कर रहा है, अगर हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं तो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टू शो द सेम रीडिंग व्हेन यूज्ड ईच टाइम, जितनी बार भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है,
अगर मान के चलिए वहां पे आउटपुट हमारा हमेशा वेरी कर रहा है तो लो प्रिसीजन होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं 10 बार मैं रीडिंग लेता हूँ, ठीक है, और 10 बार मेरी रीडिंग सेम आती है तो इसका मतलब वो हाई प्रिसीजन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक हमारा ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाई एक्यूरेसी की बात हुई है ना, और मान के चलिए मेरा ये टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे को हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन की बात करी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मेरी रीडिंग ये जो मेरी रीडिंग है ये क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने जो रीडिंग ली, ठीक है, जितनी टाइम मैंने रीडिंग ली मेरी रीडिंग सेम आ रही है। ठीक है, और यही मेरा फोकस पॉइंट भी था। ठीक है, ये भी यहीं पे मेरे को मेरी जो ट्रू वैल्यू थी वो यहीं पे थी, जो मेरी ट्रू वैल्यू थी वो यहाँ पे थी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब हो गया कि जो हम रीडिंग सेम रीडिंग जितनी बार भी हम मतलब कि रीडिंग लेते हैं वो सेम आए। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट था, ये जो सर्कल है हमारा, ये हमारा कौन सा सर्कल है, यहाँ पे हमारी ट्रू वैल्यू को हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमें एक्चुअल में हमें जो चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, हाई एक्यूरेसी होगी और हाई प्रिसीजन होगा। ठीक है, अब देखिए लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि देखिए मान के चलिए हमारा जो फोकस पॉइंट था वो तो ये वाला था। ठीक है, अब जो रीडिंग आ रही है, एक रीडिंग आ रही है यहाँ पे, दूसरी रीडिंग आ रही है यहाँ पे, तीसरी रीडिंग आ रही है यहाँ पे, चौथी रीडिंग आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ना तो ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है, इसलिए ये क्या होगा हमारा लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। अब देखिए बात करते हैं लो एक्यूरेसी। देखिए अभी मैंने बात करी कि हमारा जो फोकस पॉइंट था वो था ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए मान के चलिए मेरी रीडिंग जो आती है वो आती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्रिसाइज तो है। ठीक है, प्रिसाइज तो है क्योंकि सेम रीडिंग आ रही है, बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मेरा जो फोकस पॉइंट था वो था यहाँ पे। तो हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसाइज होगा ये। ठीक है, लो एक्यूरेसी लो प्रिसाइज होगा ये। ठीक है, और लो एक्यूरेसी हाई प्रिसाइज होगा ये। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिबिलिटी। ठीक है, रिप्रोडक्टिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग बाय विच a given value can be repeatedly measured over a short span of time for same input। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान के चलिए हम ना यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट रीडिंग है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू से। ठीक है, जब अगर हम सेम इनपुट मतलब इनपुट सेम दें और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट की रीडिंग है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट है उसकी रीडिंग हमारी ट्रू वैल्यू से कितनी वेरी कर रही है, और वेरी कर रही है या नहीं कर रही है। मान के चलिए यहाँ पे मैं रिप्रोडक्टिबिलिटी कब बोलूंगा, जब सेम इनपुट, मान के चलिए मैं सेम इनपुट देता हूँ और उसके बाद मेरी जो आउटपुट आता है वो सेम आता है ओवर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि अगर हम टाइम बढ़ा देंगे तो आउटपुट सेम नहीं रहने वाला। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है रिप्रोडक्टिबिलिटी के केस में, कि हम मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है मेजरमेंट को, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लोकेशन, कंडीशन को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम इन चीजों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके केस में रिप्रोडक्टिबिलिटी के केस में उसके बाद चेक करते हैं कि जो आउटपुट है, आउटपुट रीडिंग है वो हमारी ट्रू वैल्यू से कितनी चेंज है। ठीक है, फॉर द सेम इनपुट। ओके, सो अब देखिए हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, इट डिस्क्राइब्स द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग व्हेन द सेम इनपुट इज अप्लाइड रिपीटिवली ओवर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यहाँ पे नो कंडीशन चेंज, जैसे कि हम रिप्रोडक्टिबिलिटी के केस में क्या था, वहां पे लोकेशन चेंज हो रही थी, मेजरिंग डिवाइस जो हमारा चेंज हो रहा था, ऑब्जर्वर जो अपनी ऑब्जर्व कर रहा था वो चीज चेंज हो रही थी। ठीक है, कंडीशन टाइम ऑफ मेजरमेंट चेंज हो रहा था, यहाँ पे ये चीजें चेंज नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रू वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है आउटपुट रीडिंग, और वेरी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे तो नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये डायग्राम है, ठीक है, तो सारे डायग्राम को अगर आप देखते हो, ठीक है, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये हमारा रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी के बीच में हमने इस डायग्राम को बना रखा है। तो देखिए जैसे कि हमारा ये वाला डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम को आप देखोगे यहाँ पे क्या हाई रिपीटेबिलिटी है और लो एक्यूरेसी है। लो एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि हमारा जो फोकस पॉइंट है वो है ये वाला। अब ये वाला जो है यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हाई
एक्यूरेसी होगा, ठीक है, और हाई हमारा क्या होगा, रिपीटेबिलिटी होगा, ठीक है। और इस वाले केस में देखिए, अगर हम इस वाले केस की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाई एक्यूरेसी होगा, ठीक है, बट लो रिपीटेबिलिटी होगी। और इस वाले केस में दोनों ही चीज लो होगी, क्योंकि देखिए जो हमारा फोकस पॉइंट है वहां पे ना तो हम जो हमारी मेजरमेंट है, जो हमारी ट्रू वैल्यू, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू, ना तो वो यहाँ पे फोकस पॉइंट पे है, और ना ही यहाँ पे रिपीटेबिलिटी हमको शो हो रही है, ठीक है। रिपीटेबिलिटी क्या बताता है, रिपीटेबिलिटी ये बताता है ना कि जो हमारी आउटपुट रीडिंग है वो कितनी क्लोज है जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, ठीक है, ओवर ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम और सेम इनपुट, ओवर द सेम इनपुट। मान के चलिए हम 5 रीडिंग लेते हैं, ठीक है, उस 5 रीडिंग में हमारी जो आउटपुट रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हमें पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चार्ट आएगा इसीलिए थे, जिससे कि आपको पता चल सके कि रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी के बीच में क्या एक रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा रिपीटेबिलिटी है वो हाई है, यहाँ पे दोनों चीज हाई है, ठीक है। एक तो हमारा फोकस पॉइंट पे है, दूसरा रिपीटेबिलिटी भी हाई है, ठीक है, क्योंकि सेम इनपुट के साथ यहाँ पे जो आउटपुट रीडिंग है वो भी सेम ही आ रही है, ठीक है। आउटपुट रीडिंग भी चेंज ज्यादा हमारा वेरी नहीं कर रही है, सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीटेबिलिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लीनियरिटी के बारे में। तो देखिए, इट डिस्क्राइब एज द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम ए आइडियल लाइन। इट शो द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस इट्स इनपुट लीनियरली। देखिए यहाँ पे लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपली ये हमारा एक, मान के चलिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, y वर्सेस x के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक हमारी लाइन है ना, ये हमारी एक आइडियल लाइन है, ठीक है। ये हमें क्या शो करते हैं, ये लीनियरिटी शो विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट एंड इन, दैट्स लीनियरिटी यहाँ पे ये बताती है। और अब देखिए ये चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि हमारा जो लीनियर है, मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हम मान के चलिए यहाँ पे हम आउटपुट वर्सेस इनपुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन देगा हमको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा इसका क्या है, इंटरसेप्ट, ओके। तो यहाँ पे ये क्या बताता है, हमें मैक्सिमम डेविएशन बताता है। अब देखिए हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। तो सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द चेंज इन इनपुट, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहा है कि मान के चलिए चेंज ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेंसिटिविटी के बारे में। इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आउटपुट दैट अकर्स व्हेन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंजेस बाय ए गिवन अमाउंट। देखिए जैसे कि मान के चलिए ये हमारी क्या थी, एक आइडियल लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है हमारी, ये क्या है, हमारी एक एक्चुअल लाइन है, एक्चुअल लाइन है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एरर होगा, ठीक है, एरर ऑफ नॉन लीनियरिटी होगा, वो होगा ये है एक्चुअल, क्योंकि लीनियरिटी हम सिर्फ एक तरीके से ये एक आइडियल कंडीशन है जो हम लीनियरिटी यहाँ पे शो कर रहे हैं, ओके। तो सेंसिटिविटी क्या बताता है, सेंसिटिविटी बताता है कि जो हमारा रेशो कितना, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट जो है वो कितना चेंज हो रहा है जब हम इनपुट को चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, ये हमें क्या बताता है, सेंसिटिविटी। अब और सबसे मेन चीज, ये जो सारी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये वेरी नहीं करती टाइम के साथ, ओके। अब देखिए हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड के बारे में, ठीक है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट बिलो विच नो आउटपुट चेंज कैन बी शो। देखिए इसका मतलब ये है कि मान के चलिए हमने, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये लीनियरिटी के केस में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक, जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पे जब तक जो हमारा रीडिंग है, ठीक है, वो इस वाले यहाँ तक नहीं आ पाएगी, ठीक है, इस कंडीशन तक नहीं आ पाएगी, तब तक वो कोई
रीडिंग शो नहीं करेगी। इस वाले केस में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये हम इसे मान के चलिए हम टॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये इनपुट है हमारा, ये हमारा आउटपुट है। तो जब तक जो हमारी ये वैल्यू अटेन नहीं हो पाएगी ना, तब तक हमें इनपुट वर्सेस आउटपुट के बीच में कोई ग्राफ नहीं दिख पाएगा। तो थ्रेशोल्ड का मतलब यही होता है कि एक तरीके से एडिशनल हम फोर्स कह लीजिए आप, ठीक है, या सप्लाई कह लीजिए, वो हम अप्लाइड करते हैं। उसके बाद हमें जो इनपुट और आउटपुट के बीच में, या आउटपुट हमें शो होता है, या आप कह सकते हो आउटपुट वर्सेस इनपुट के बीच में एक ग्राफ शो होता है। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस के बारे में। ये क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस इन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट व्हिच डिपिक्ट डिफरेंट आउटपुट इफेक्ट व्हाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग। मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लोडिंग करी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लोडिंग करी, उसके बाद कुछ ओवर द, मान के चलिए मैंने 5 सेकंड बाद या फिर मैंने 50 मिनट बाद क्या किया, ये लोडिंग अब मैंने हटाई, अनलोडिंग करी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोरेज, मतलब स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं पे यही चीज हिस्टैरिसीस कहलाती है कि इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस इन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स व्हिच डिपिक्ट्स डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट आउटपुट इफेक्ट व्हाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग। पहले हमारी लोडिंग कुछ और थी, ठीक है, पहले हमारा आउटपुट कुछ और था, उसके बाद हमारा आउटपुट कुछ और हो गया, मतलब आउटपुट में चेंजेस, एक तरीके से हिस्टैरिसीस कहलाता है। देखिए मैक्सिमम आउटपुट हिस्टैरिसीस जो कि हमारा यहाँ पे है, इसका मैक्सिमम इनपुट हिस्टैरिसीस जो कि हमारा यहाँ पे है। तो ये इस तरीके से हमारा एक ग्राफ प्लॉट होता है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो यही हमारा क्या बताता है, हिस्टैरिसीस बताता है, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, एक तरीके से ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है लोडिंग एंड अनलोडिंग के कारण, ठीक है। हमने पहले लोड करा कोई सामान, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी अनलोडिंग करी, अनलोडिंग करने के बाद क्या होगा, कुछ एनर्जी उसमें स्टोरेज हो जाएगी। तो जो आउटपुट है, आउटपुट का इफेक्ट तो वहां पे दिखेगा ना, आउटपुट में डिफरेंस तो आएगा, चाहे पॉइंट का आए, चाहे 0.0002% का आए, और वो तो आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए रेंज एंड स्पैन। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी फॉर विच एन इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू मेजर। मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक थर्मोकपल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा एक थर्मोकपल है, ठीक है, सपोज कीजिए, मान के चलिए मैंने एक थर्मोकपल बना लिया, इसे लगे मेरा थर्मोकपल मैंने बना लिया, और इसकी रेंज है -10 से 200। देखिए रेंज क्या हो गया, -10 से 200, ठीक है। और यह जो हमारा थर्मोकपल है, ठीक है, इसकी जो रेंज है वो है -10 से +200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने यूनिट में लिखी डिग्री सेल्सियस। तो देखिए लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, तो लोवेस्ट कितनी है 10 और हाईएस्ट कितनी है 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो स्पैन होगा वो होगा 200 + 10 = 210 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा हमारा, ये होगा स्पैन, ठीक है। एक तरीके से आप रेंज कह सकते हो, कहाँ से, लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक की रेंज कह सकते हो। जो हमारा लो पॉइंट था वो कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा हाई पॉइंट था वो था 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक हमारा है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली रिजोल्यूशन होता है, मान के चलिए ये हमारा एक स्केल है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए रिजोल्यूशन क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए मेरा स्केल है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 10। तो ये देखिए सबसे जो लोअर लिमिट होती है, ठीक है, ये चीज हमारी सेम रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वांटिटी है 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, मान के चलिए इनके बीच का जो गैप है वो है 10 mm, ठीक है, 10 mm। ये हमारा क्या होता है, इसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है, मिनिमम, मतलब कि हमारी एक सबसे लोवेस्ट वैल्यू, अगर जैसे कि हम स्केल है, स्केल में हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का डिफरेंस होता है वो कितना होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 mm होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्या है, एक रिजोल्यूशन है, कितने mm का 1 mm, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला टर्म है वो है टॉलरेंस। देखिए टॉलरेंस के नाम से ही समझ में आ रहा है कि देखिए इट इज द मैक्सिमम अलाउएबल एरर और डिविएशन ऑफ ए मैन्युफैक्चर डिवाइस फ्रॉम ए मेंशन्ड वैल्यू। मान के चलिए कोई हमारा डिवाइस है,
ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमारा थर्मोकपल ही है, ठीक है, ये हमारा एक थर्मोकपल है, ठीक है। इस थर्मोकपल की जो मैक्सिमम कितनी इसमें मतलब कि एक तरीके से इसकी कैपेबिलिटी है एरर को शो करने की, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस में ले ही नहीं सकते, ठीक है। मैक्सिमम अलाउेबल एरर, ठीक है, जिससे मान के चलिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये पहले शो कर रहा था एरर -2%, ठीक है, 2% का एरर शो कर रहा था, अब ये एकदम से, ठीक है, अब मान के चलिए 20% एरर शो करने लगा, ठीक है, और हम इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ कि ये 30% एरर शो करने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसने अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको ये एक्सीड कर दिया ना। टॉलरेंस का मतलब वो कितना सह पाएगा, एक तरीके से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कितना सह पाएगा, कितनी उसकी कैपेसिटी है एरर को सहने की। टॉलरेंस जैसे कि अगर मान के चलिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल में, तो मान के चलिए ये मेरी एक बॉडी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ के बाद क्या होता है, ये डिफॉर्म होना लग जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, टॉलरेंस में क्या होगा कि एक मैक्सिमम एरर दिखाएगा, ठीक है, उससे अगर एक्सीड हो जाती है वैल्यू, तो इसके बाद वो जो डिवाइस है उसको आप यूज में नहीं ले सकते, या आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ये हमारा टॉलरेंस है, ओके। अब देखिए डेड जोन, ठीक है, इट इज द मैक्सिमम चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट। देखिए जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक, ये हमारा एक क्वांटिटी थी, ठीक है, ये एकदम से इसने अब हुई, ये यहाँ पे स्टेप इनपुट है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो टाइम है, ठीक है, एट टाइम टी, यहाँ पे कोई आउटपुट रीडिंग शो नहीं होगी, कोई आउटपुट रीडिंग शो नहीं हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद एकदम से स्टेप, देखिए यहाँ पे स्टेप इनपुट स्टेप आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे एकदम से इसने अप हुई, तो ये हमारा क्या होता है, इसे ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, डेड जोन कहते हैं। जब हम इनपुट तो प्रोवाइड करवा रहे हैं और उस टाइम पे हमें कोई आउटपुट रीडिंग नहीं आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डेड जोन कहते हैं, ओके। अब देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जिसके नाम से पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है, इट डिफाइंड एज द डिग्री टू विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि देखिए क्या होगा कि हमारा जो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मान के चलिए हमारा यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो कितने टाइम तक स्टेबल रहता है, मतलब कि उसकी जो आउटपुट रीडिंग है वो कितने टाइम तक एक इफिशियंट, ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग हमें प्रोवाइड करवाता रहता है, उसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर वो अनस्टेबल होता है तो हम उसको क्या करेंगे, अनस्टेबल होता है तो हम उसे कैलिब्रेट करेंगे, उसे सही करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने टाइम तक, ठीक है, डिग्री टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो आउटपुट है, ठीक है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितने टाइम तक कांस्टेंट रहती है, कितने टाइम तक सेम रहती है, ठीक है। सो अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायनेमिक के नाम से पता चल रहा है मोशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट with the relationship between system input and output when the measured quantity is varying, ठीक है, vary with किसके साथ vary कर रही है, टाइम के साथ vary कर रही है, ठीक है। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिए जो हमारा डिफरेंस, जो हमारा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, उनको हम डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया। सो देखिए जो हमारा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि वो हम उसको nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, या उसका हम बिहेवियर बताते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, इसका एक जर्नल, ठीक है, जर्नल फॉर्मूला है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। तो यहाँ पे जर्नल फॉर्मूला है। अब देखिए जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर किससे डिफाइन होगा, ऑर्डर डिफाइन होगा n से। यहाँ पे देखिए जो हमारे कोफिशिएंट है, ठीक है, A1 टू, जो हमारे कोफिशिएंट है A1 टू AN, ये कोफिशिएंट अगर हमारे इक्वल टू 0 हो जाते हैं, ठीक है, A1 टू AN जो हमारे कोफिशिएंट अगर इक्वल टू 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी A नॉट, ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू B नॉट
क्यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू आई है ये क्या है, मेजर्ड क्वांटिटी है, ओके। और ये जो हमारा क्यू नॉट है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो आउटपुट रीडिंग है, ओके। और ये जो ए नॉट और बी नॉट है, ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट। तो अगर यहाँ से हमें क्या फाइंड करना हो, आउटपुट रीडिंग फाइंड करनी हो, तो वो क्या हो जाएगी, क्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट, ठीक है, इंटू क्यू आई। तो हम बी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं कैपिटल के इंटू के आई। तो ये जो हमारा कैपिटल के आई होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जो हमारे कोफिशिएंट थे, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट है अगर ये इक्वल टू 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सिर्फ ये बचेंगे, जो हमारे विदाउट मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्या नहीं थे, कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारा क्यू नॉट ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट क्यू आई हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करते हुए हमारा ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को, या फिर आप कह सकते हो ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को जो भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट इसको फॉलो करता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, जीरो ऑर्डर टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, वो हो गया मैकेनिकल लीवर, ठीक है, क्या हो गया, मैकेनिकल लीवर जो है हमारा वो जीरो ऑर्डर सिस्टम होता है। और पोटेंशियोमीटर जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियोमीटर जो होता है वो भी हमारा जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर, जीरो ऑर्डर टाइप हमारा सिस्टम होता है, ओके। तो यहाँ पे मेन चीज क्या थी कि ये जो हमारी जर्नल इक्वेशन है, ठीक है, इस जर्नल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट अगर वो इक्वल टू 0 हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये बनता है, एक एलजेब्रिक फंक्शन बनता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, आउटपुट की रीडिंग निकालते हैं, क्यू नॉट निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, जीरो ऑर्डर सिस्टम होता है, ओके। तो अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने क्या किया, जो हमारा जर्नल इक्वेशन थी, ठीक है, तो जर्नल इक्वेशन में हमने A2 से लेके, ठीक है, An इन सबको जीरो कर दिया। फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही थी, ठीक है, बट जो A1 है वो तो हमारा जीरो नहीं रहेगा, वो तो नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या बनती है हमारी, A1 डी क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डी टी प्लस ए नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट क्यू आई। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आया, A1 डी क्यू नॉट प्लस ए नॉट क्यू नॉट, ठीक है, इक्वल टू बी नॉट क्यू आई, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपने एक फंक्शन देखा, ये कैपिटल डी, जो कैपिटल डी है, ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, डी बाई डी टी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी थी हमारी, ठीक है, इसको हम ये इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी। हम इसे डिफरेंशिएशन को कैपिटल डी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, इम्प्लीसिट फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल डी है ये डेरिवेटिव को ही शो कर रहा है, ओके। तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाल दी और जो हमारे क्यू की वैल्यू आई वो ये आई। अब देखिए यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया है के, ठीक है, क्यू आई प्लस 1 बाई टॉ डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा के है वो क्या हो जाएगा, के है हमारा बी नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट, और यहाँ पे जो हमारा टॉ है, टॉ हमारा यहाँ पे क्या है, A1 बाई ए नॉट। बस हमने यहाँ क्या किया है, इस वाली इक्वेशन को अरेंज किया, रीअरेंज करके के की वैल्यू हमने क्या बना यहाँ पे बी नॉट बाई ए नॉट, जो कि हमारी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। और जो हमारा टॉ है, टॉ हमारा क्या होता है, ये हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, ओके। और ये जो हमारा क्यू नॉट है ये हमारी क्या है, एक आउटपुट रीडिंग, ठीक है। तो जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो अगर इस वाले इक्वेशन को
अगर उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उसको फॉलो करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर टाइप है, ठीक है। कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के जो एग्जांपल हैं वहां पे आप ले सकते हो किसे, थर्मोकपल, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि थर्मोकपल जो है मरकरी गिलास थर्मोमीटर होता है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्यों है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसके लिए मेरे को कमेंट करना, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। तो देखिए हाँ, जो हमारा nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का। मान के चलिए यहाँ पे कोई हमारा फंक्शन है q, ठीक है, डिवाइडेड बाई d विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का हमारा nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर यहाँ पे हमारा सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया dq बाई dt, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को जैसे कि हमने यहाँ पे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को अगर हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का q की और d और टी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आउटपुट रीडिंग निकालते हैं, तो इस इक्वेशन को जो इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, बस। और इसमें कुछ बहुत लॉजिकल नहीं है, सिंपल सी चीज इतनी ध्यान रखने की है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था ना nth ऑर्डर का, उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की। तो देखिए सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी पहले, ठीक है, उस इक्वेशन में अगर हम बोले कि जो हमारा a3 से लेके, ठीक है, an तक की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाती है, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनती है, ठीक है, उसके बाद की जो हमारी इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, a, ठीक है, d बाई ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेकंड ऑर्डर टाइप हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, क्यू नॉट के लिए, क्योंकि हमें आउटपुट रीडिंग चाहिए ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन हम जो हमारा जैसे कि अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था डी बाई डी टी इज इक्वल टू टी, तो अब हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ऑपरेटर का यूज किया हमने, तो ऑपरेटर का यूज करने के बाद हमारा क्या आया, a2, ठीक है, डी स्क्वायर क्यू नॉट प्लस a1 डी क्यू नॉट प्लस ए नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू डी नॉट टू आई। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा क्यू नॉट है इसको हम ले लेते हैं कॉमन, जब हमने क्यू नॉट कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, a2 डी स्क्वायर प्लस a1 डी ए नॉट इज इक्वल टू डी नॉट टू आई। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा, क्यू नॉट आपका हो जाएगा डी नॉट क्यू आई डिवाइडेड बाई a2 डी स्क्वायर प्लस a1 डी, ये जो आपका है ये क्या है, हमारा सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट निकालने का एक तरीके का फॉर्मूला। तो अब देखिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ये हो गया हमारा क्यू आई क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू आई इज इक्वल टू डी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू टू डी स्क्वायर प्लस a1 डी प्लस a नॉट। अब हम इसको जब हमने इसे रीअरेंज करा, तो रीअरेंज करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है k, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 साई डी डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस 1, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो हमने क्या किया, देखिए हमने सिंपली k इज इक्वल टू बी नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट पुट किया है, उसके बाद ओमेगा
ठीक है। ओमेगा की जगह पे हमने क्या लिया, ओमेगा की जगह पे हमने लिया ए नॉट बाई ए टू और डंपिंग रेशो, इसको हम कहते हैं डंपिंग रेशो, ठीक है। डंपिंग रेशो हमने क्या लिया, डंपिंग रेशो हम अभी हमने यहाँ पे लिया है A1 डिवाइडेड बाई A1 डिवाइडेड बाई 2 ए नॉट ए टू, ठीक है। तो इस चीज को हमने इस इक्वेशन में से पुट किया है, सॉरी इस इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आया, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारा सेकंड ऑर्डर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो इसके जो एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल जो हमारा आरएलसी सर्किट होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आरएलसी सर्किट के बारे में। जो हमारा आरएलसी सर्किट होता है वो सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, सेकंड ऑर्डर टाइप हमारा सर्किट होता है, ठीक है। ये जो हमने अभी सेकंड ऑर्डर की जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी, ठीक है, अभी जो आपने क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू आई इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आपने देखा था ना अभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इसका बिहेवियर हम इस वाली जो ये हमारी जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम इसके बिहेवियर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल था सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। और आज से हम इंडस्ट्रियल जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है उसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।